को शरण दी हुई है ईरान के जहाज को हमने, ये फैक्ट है। तो फैक्चुअली आप प्लीज डिरेल मत करिए। देखिए, भारत का जो स्टैंड है वो हमेशा से ईरान के साथ रहा है और ईरान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे। ये इस बात का प्रमाण है कि हमने वहां पर करोड़ों का निवेश भी किया है, लेकिन आज वो निवेश डूबेगा। उस निवेश के डूबने से यहाँ पर काफी असर भी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका की जहां तक बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो मात्र 2 बार इजराइल गए थे, और पहली बार तो गए थे उसका जिक्र तो एप्स्टीन फाइल्स में है। दूसरी बार जब नरेंद्र मोदी जी गए हैं तो वो देश की जनता ने देखा कि युद्ध से 2-3 दिन पहले वो सिक्योरिटी रीजंस को ध्यान में ना रखते हुए भी वो वहां पर गए और वहां से वापस लौट करके आ गए। तो 2 बार इजराइल गए हैं। इजराइल के साथ हमारे रिश्ते कुछ इस तरीके के हैं, कोई प्रधानमंत्री पहले नहीं किया। तो मैडम अभी कह रही थी कि ईरान के साथ रिश्तों पर सवाल उठा दी थी, तो ये उसका जवाब है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहती हूँ। 2014 से सत्ता में इनकी सरकार है। हम भारत जो है वो इंपोर्ट करता है 2014 में 77.6%, और 2026 में वो बढ़कर हो जाता है 88.6%, जो 14.2% बढ़ जाता है। यानी कि हम अपने तेल की निर्भरता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाते हैं। वो 14.2% बढ़ गया इनके राज में। भारत का जो वार्षिक घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन है वो 2014 में 37.8% मिलियन मेट्रिक टन था। आज 2026 में 28 हो गया, यानी कि हमने उत्पादन 26% कम कर दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है, ये इनकी नीतियां हैं। जब हरदीप सिंह पुरी जैसे लोग एप्स्टीन फाइल्स में बिजी होंगे तो उनको, पेट्रोलियम मंत्री को कैसे पता लगेगा कि क्या हम कर रहे हैं, देश के अंदर क्या उत्पादन करना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, देखिए, इनको पता था कि संकट आने वाला है, लेकिन इन्होंने तैयारी नहीं रखी। और जब तैयारी नहीं रखी, जब देश में संकट आता है तो ये कहते हैं देश में संकट नहीं है। जब जनता उसकी मार झेल चुकी होती है तब ये जागते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, विदेश मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस वक्त बात करनी चाहिए थी ईरान से, और ईरान के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी, जब आपको पता था कि इसकी वजह से भारत में संकट बढ़ सकता है, इससे व्यापारिक जो समझौते हैं उसमें नुकसान हो सकता है। और आप चले गए कि रशिया से तेल खरीद लेते हैं अमेरिका के कहने पर। तो रशिया से जब आप तेल खरीदेंगे तो उसका खामियाजा जो भारत भुगतेगा, जो हमारे जो खजाने से पैसे कम होंगे, उस पर ये क्या बोलना चाहते हैं? मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ। चलिए ठीक है सुनीता जी, आप तनु जी के सवाल का जवाब दे दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भाई आंकड़ों में हेरफेर मत करिएगा और अब वहां एआई में मत जाइएगा। आप तेल और गैस पर ही टिके रहिए। देखिए, एआई की बात इन्होंने ही छेड़ी, जबकि वो विषय नहीं था। भाई, उसको अभी भी एप्स्टीन फाइल मैडम कर रही है, नेहरू फाइल्स भूल गई है, एडमिना मैडम की फाइल्स भूल गई है। खैर वो तो हम किसी दिन दूसरे दिन बात कर लेंगे। हाँ। लेकिन शेखर जी, मैं पॉइंट पर आती हूँ। हाँ। देखिए, असल में ऑयल क्राइसिस का पूरा पैनिक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी डालना चाहती है, ताकि लोग जो है वो सिलेंडर्स की, गैस सिलेंडर्स की जमाखोरी करने के लिए प्रेरित हो जाए। ये इनका एजेंडा होता है। ये नैरेटिव बनाने में बहुत माहिर पार्टी है। ये ऐसा सोचती है कि जैसे हमारे राहुल बाबा सोचते हैं, वैसे ही बुद्धिजीवी पूरे भारत में बैठे हैं। अरे भैया, आप लोगों को ट्रंप का फोन आ रहा है, आप लोगों को ये लेटर जो ये फैक्ट पढ़ पढ़ के मैडम बता रही हैं, ये ट्रंप जी ने इनको भेजे हैं कि रशिया को जो है, थोड़ी देर उनको बोल लेने दीजिए वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। थोड़ी देर बोल लेने दीजिए। प्रेरित किया कि भाई भारत आपसे खरीदे, सब कुछ ट्रंप कर रहा है भैया। ये भूल गए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये गांधी फैमिली के प्रधानमंत्री जी नहीं है। ये ऑयल बॉन्ड्स जो हैं यूपीए सरकार के टाइम के नहीं है, जिनका कर्जा देते देते आज तक हमारा भारत जो है, हम लोग इनकी फाइलें जो है वो तो खैर अब खुल ही रही हैं। लेकिन शेखर जी, पॉइंट ये है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से ये ईरान के बिना इनके जमाई बैठे हैं क्या वहां पे? ये क्यों इतना ज्यादा बोल रहे हैं? जो रिलेशन है, जो रिलेशन के लिए जिम्मेदार लोग हैं, वो हमारे मंत्रालय में है, विदेश नीतियां हमारे मंत्रालय में है। वो उन नीतियों के आधार पर काम करेंगे। मैडम, आपके कहने पर नहीं करेंगे। ये आपके राहुल बाबा को छींक आ गई और जाके पेरिस में जाके भारत का विद्रोह कर दिया, भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। ये आप छोड़ दीजिए, ये देशद्रोह की नीति होती है। अपने भारत का नाम खराब करना कांग्रेस पार्टी ने अपनी नियति समझ लिया है। कुछ नहीं आता आपको, उल्टे सीधे आंकड़े इधर के टाइम खराब करते हैं। कुछ ना तो पता है, ईरान के साथ दोस्ती कर लीजिए, गलत फैक्ट के जनता को गुमराह करते हैं आप लोग, और आपको कोई नॉलेज है ही नहीं। अगर ट्रंप ने आपको मैसेज किया है तो राहुल बाबा के पास ऐसा फोन नहीं है जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग होती है। कॉल रिकॉर्डिंग वाला फोन लीजिए, मिस्टर ट्रंप का फोन आता है, रिकॉर्ड कीजिए। भारत की जनता सुनना चाहती है, भारत की जनता सुनना चाहती है कि मिस्टर ट्रंप ने मिस्टर राहुल बाबा को क्या सजेशन दिए।
आप इस तरीके की बातें करके भारत का नाम खराब नहीं कर सकते। आप लोगों ने जितना भारत का नुकसान किया है, जो खंड खंड करके भारत को खंडित किया है, ये भारत वो वाला भारत नहीं रहा, ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये सनातनी भारत है। इसमें जो बात होगी फैक्ट के साथ होगी। आपकी तरह उल्टे सीधे फैक्ट रख के जनता को गुमराह नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। और हमारे नेता पहले ही जो विदेश मंत्रालय है, इनकी एक एक बात का खंडन कर चुका है, लेकिन इनको बोलना है 2 बार ही इजराइल गए। अरे इंदिरा गांधी जी कहां कहां गई, आपके राजीव गांधी जी कहां कहां गए, क्या क्या डील्स करके आए, कितना नुकसान भारत का करके आए। आप हिस्ट्री में जाइए और टटोलिए। चलिए ठीक है सुनीता जी, तनु जी, अब थोड़ी देर आप लोग थोड़ी देर अब मैं जरा अमिताभ जी के पास होके आता हूं। चर्चा को थोड़ा सा हम लोग आगे आगे बढ़ाते रहें। आप दोनों लोगों ने जिस तरीके से अपने अपनी पार्टियों की बात रखी है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पार्टियों को ये बात समझ में आएगी कि उनके दोनों प्रवक्ताओं ने कितनी दमखम लगा करके आज अपनी तैयारी करके रखी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजिताभ जी, अब देखिए हम लोग चर्चा करते हैं, सभी लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब हम प्रैक्टिकल जिंदगी को वार्ता में या चर्चा में बड़ा करीब से अनुभव कर लेते हैं। होता क्या है कि जब सुबह आप काम पे निकलें, शाम को आएं और कहीं अड़ोस पड़ोस में या इस तरीके के घर के भीतर ही पहुंचने के बाद जब इस तरीके की स्थिति बनी होती है कि जो महिलाएं हैं अगर उनमें कुछ खटपट चल रही है तो आदमी की भूख तो यूं ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आधी गैस की किल्लत तो वहीं खत्म हो गई। अब रहा सवाल, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं तो उसके ऊपर मैं आता हूं। तनु जी आप भी मुस्कुरा लीजिए, ये सब चुटीली चीजें हैं, कभी कभी मुस्कुराना चाहिए, अच्छा होता है ये सेहत के लिए। हमें पता है भारतीय नारी जिस तरीके से अपने दम को दिखाती है, किसी को भूखा सोने नहीं देती वो रात में, ये भी आप लोगों की ही देन है। हम बड़े रेस्पेक्ट करते हैं अपने देश की महिलाओं की, खासतौर से इस चीज को लेकर के कि एक दाना चावल होगा और उसमें भी आप पूरा भंडारा निपटाने का दम रखती हैं। यह आपका ही श्रेय हो सकता है, आपकी ही कलाकारी हो सकती है। अजिताभ जी, अभी विदेश मामलों की जो कलाकारी है उसमें मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक फैक्ट जो तनु जी ने रखा कि भारत ने अपना उत्पादन इंटरनली कम किया था कुछ समय पहले और बाहर से हमने माल मंगाना ज्यादा शुरू किया था। अब यह भी फैक्ट है कि अमेरिका के पास 100 साल तक ऐसे तेल के भंडार हैं जिसको अभी तक उसने टच नहीं किया है और टच करने के बाद वो अगले 100 साल तक उसका इस्तेमाल कर सकता है, यह ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उनको खोदा तक नहीं गया है, छुआ तक नहीं गया है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से जो तेल सप्लाई हो रही है मोटे तौर पर वो वैसे ही हो रही है कि उसने कहीं वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, कहीं और कब्जा कर लिया और वहां का माल कहीं पे अपना ब्रांड लगा करके और बेच रहा है, माल कमा रहा है। अब ऐसे में भारत किसी देश पर कब्जा करके वहां के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अपना बैनर लगा करके अपना लेबल लगा करके बेचने जाएगा, यह तो दूर की कौड़ी है। अपना उत्पादन कम करो, बाहर से माल मंगा लो, क्या यह एक स्ट्रेटेजिकल मूव था इस दिन के लिए या किसी और दिन के लिए? और यह कहां तक कामयाब माना जाएगा? क्योंकि आज भारत सरकार ने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से कहा है, हमारी कंपनी से कहा है कि आप अपना उत्पादन बढ़ा दीजिए, तो इसका मतलब किसी दिन कम करने को भी कहा था। तो ऐसी स्थिति ये जो बनी हुई है, इसको आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे? रशिया के पास भी अपना तेल है, लेकिन वो भी कितना है? वो मतलब तेल ऐसा थोड़ी सप्लाई करता है जैसा ईरान से, कुवैत से, गल्फ से दुनिया भर में जा रहा है। देखिए यहाँ पे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है उसके 30 देश मेंबर हैं और IEA के अनुसार 90 दिन का अपने जो भी उसके मेंबर हैं उसको उन्होंने कहा हुआ है और ये रिक्वायरमेंट है कि 90 दिन का पेट्रोलियम का खास करके ऑयल रिजर्व उनको रखना होता है। भारत उसका मेंबर नहीं है। भारत कोशिश किया है अपने रिजर्व के जो प्लेसेस हैं उसको बढ़ाने का। देखिए ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, जहां आप ऑयल रखना है, आपको उस भंडारण को बनाना, उस पर बहुत खर्च होता है। और इंडिया ने हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो अपने भंडारण क्षमता को काफी बढ़ाया है। तो इसीलिए आज हम लगभग 25 दिन का रिजर्व हम जो भंडार कर रहे हैं और 25 दिन का रिजर्व लगभग हमारे रिफाइनरीज के पास है। तो लगभग 50 दिन का हमारे पास ऑयल रिजर्व है, क्रूड ऑयल का। ये हमारी क्षमता बढ़ी है पहले से। रही बात प्रोडक्शन की, तो यस हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है। बगल में मैं एग्जांपल दूंगा चाइना का।
चीन ने ईरान से चुपचाप बहुत बड़ी मात्रा में तेल का भंडारण करता रहा, खरीदता रहा, लेकिन उसके पास ये फायदा है कि भंडारण की क्षमता उसने बढ़ाई। यहाँ पे हमारी पॉलिसी, जो हम दूरगामी पॉलिसी, उसमें हमारे पास गैप रहे हैं, उसकी वजह से भंडारण क्षमता को हम उतना बढ़ा नहीं पाए और इसीलिए हमारा ऑयल रिजर्व जितना होना चाहिए उतना नहीं है। दूसरी तरफ हमारी जनसंख्या भी इतनी ज्यादा है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, देखिए आप और सब देशों को देखिएगा, उसके इंडिया से कोई कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पास रिसोर्स कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें दूसरे पे डिपेंडेंसी है। हमारे पास अपना तो कोई पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा है ही नहीं, तो मजबूरी है। लेकिन हमारे रिफाइनरीज ने अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है। आज ही जो न्यूज आया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऐसा अभी हालांकि रिलायंस ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अमेरिका में $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और वहां पे रिलायंस अपनी रिफाइनरी को लगाने जा रहा है। दैट शोज कि हमारी कैपेबिलिटीज कितनी है। हमारे रिफाइनरीज आज के डेट में रूस के भी तेल को वो उतने ही रिफाइन करने में सक्षम है जितने गल्फ के तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। तो हमारी क्षमता निश्चित रूप से, जो भंडारण क्षमता है वो भी, और जो टेक्नोलॉजिकल है एडवांसमेंट, उसमें भी हमने काफी प्रगति की है और उसकी वजह से लोड जो पहले था उसके अनुपात में कम आया। बट दूसरी तरफ पॉपुलेशन भी हमारा बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। आप देखिए आज हम वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे हैं, तो नेचुरली हमारी जरूरतें जो है, आप पूरे देश में देख लीजिए, पहले कितने जो हमारे, आप देख लीजिए कितने हवाई अड्डे थे, आज हमारे पास कितनी हवाई अड्डे हैं और ये कितने प्लेन हमारे पास चल रहे हैं, कितनी गाड़ियां चल रही हैं। तो इकोनॉमी के जो डिफरेंट आप पैरामीटर्स कह लीजिए, हमने हर चीज में प्रगति की है, तो उसी अनुसार हमें ऑयल एंड गैस की भी तो जरूरत बढ़ेगी और उसको हम शायद कहीं मैच नहीं कर पाए हैं। हमारी प्रोडक्शन उतनी बढ़ नहीं पाई है, थोड़ा सा गैप है, भंडारण में गैप है, प्रोडक्शन में गैप है, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए सरकार प्रयासरत है और ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो देश हैं, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। हमारे पहले से हम ईरान से भी लेते थे, रूस से भी हमने कभी बंद नहीं किया है। दूसरी तरफ हमने अमेरिका तक को नहीं छोड़ा, अमेरिका से भी हम, आपने ही बताया कि हम अमेरिका से हमने एग्रीमेंट किया और 10% हम उससे अभी तेल गैस आयात कर रहे हैं, तो हम तो अमेरिका से भी तेल खरीदने की स्थिति में और खरीद रहे हैं। तो जहां से हमारी जरूरत होती है और जितना सस्ता मिलता है, कम मिलता है, गल्फ के जो खाड़ी के देश हैं वो हमारे रिलायबल पार्टनर रहे हैं, बहुत पुराने। मैं खुद रहा हूं गल्फ के देशों में, तो मुझे पता है कि कितनी रिलायबिलिटी रही है। और एक समय कतर से 65% गैस का हम आयात करते थे, आज भी लगभग 50% गैस का आयात हम कतर से करते हैं, खास करके सीएनजी का। लेकिन जब कतर में ही अटैक हो रहा है, कतर ने ही प्रोडक्शन बंद कर दिया, यूएई में प्रॉब्लम हो रहा है, सऊदी में प्रॉब्लम हो रहा है, कुवैत में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे हम अछूता नहीं रहेंगे। पहले वो अपने को बचाएंगे, तभी तो वो प्रोडक्शन करेंगे और फिर प्रोडक्शन होगा तभी तो हमें मिलेगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर देश के लिए, जापान जैसा इतना बड़ा समृद्ध देश भी, जो उसके पास भंडारण की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम तो है, महंगाई तो वहां भी बढ़ी है। यूरोप में कम जनसंख्या है, उनके पास भंडारण भी है, रिसोर्सेज भी हैं, फिर भी यूरोप इस क्राइसिस से गुजर रहा है। तो भारत तो इतना बड़ा इकोनॉमी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम ये अवश्यंभावी है, प्रॉब्लम तो आएगी और उस प्रॉब्लम को हमें टैकल करना होगा। ये इसका कोई बहुत बड़ा विकल्प हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम खुद प्रोड्यूसर नहीं है। हम वर्ल्ड के तीसरे बड़े आयातक हैं, अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात की जाए, हम तीसरे बड़े आयातक हैं, चौथे बड़े रिफाइनर्स हैं और 5वें बड़े निर्यातक भी हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की।